नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जो सच दिखाने का। देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो टॉक की स्थिति है, पीस टॉक की स्थिति नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होने वाली है। पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच में शांति वार्ता ये होनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, महायुद्ध पर फुल स्टॉप होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच इस वक्त ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेडी वेंस, जहां ईरान अमेरिका डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मुलाकात। वार्ता से पहले दोनों अलग अलग शहबाज से मिलते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिका ईरान के बीच में पाकिस्तान में थोड़ी ही देर में वार्ता शुरू होने वाली है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जो हैं वो पाकिस्तान में इस वार्ता को लीड कर नजर आएंगे। इस वार्ता को लेकर के ईरान की तरफ से ईरान में सीज फायर का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ये सुलझ नजर आ रहा है क्योंकि इजरायल और लेबनान के बीच में फोन पर बात है। सीज फायर को लेकर पहली बैठक मंगलवार को होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें, इजरायल लेबनान के बीच भी पूरी तरह से सीज फायर की उम्मीद है। एक तरफ पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो दूसरी तरीके से तैयार रहे, यानी ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं। अब ये वार्ता सक्सेसफुल होगी या अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त अभी ये तस्वीरें डेलीगेशन के बैठक के लिए पूरी तैयारी नजर आ रही है। इस्लामाबाद टॉक इसे नाम दिया गया है, लेकिन ये इस्लामाबाद टॉक आम टॉक नहीं है। ये उस महायुद्ध को लेकर के टॉक होना है। इस महायुद्ध को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया में चिंता ही चिंता है। पूरी दुनिया ये सोच रहा है कि आखिरकार इस युद्ध पर फुल स्टॉप नहीं लगा तो ये महायुद्ध कहां तक पहुंचेगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं किडोडी सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। और इस पूरी तस्वीरों के देखिए, और इस पूरे तस्वीरों को देख करके क्या लग रहा है, इस्लामाबाद टॉक जो ये आज हो रहा है, ये टॉक वाकई सफल टॉक होना है? इसे हम समझे कि बातचीत आगे लेकर के जानी है, अमेरिका को ये देखना है कि हाँ हम बात कर रहे हैं, हमारी पूरी तरह से हम शांति चाह, सिर्फ वो एक छवि क्लीन करने की तैयारी है, क्या समझे इसे? देखिए माँ, ये जो बातचीत की आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातचीत के ऊपर बातचीत हो रही है कि आगे बातचीत कैसे कैसे बढ़ाया जाए। इससे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे। और जिस माहौल में बातचीत हो रही है, एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि बातचीत से पहले एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट किया जाता है और दोनों ही साइड से जैसे एक दूसरे पे बंदूक तान रखी हो और बातचीत कर रहे हैं, तो बंदूक की नोक की तरह सा है। उधर ट्रंप ने शुरू होने से पहले ये कह दिया कि वॉज मोस्ट पावरफुल रीसेट, और रीसेट का मतलब है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, हम की तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए। उधर ईरान ने भी ये कह दिया कि हमारी अंगुली ट्रिगर पे है। तो दोनों साइड में इस तरह का माहौल है कि पूरी तरह अविश्वास का माहौल है। तो इस विश्वास के माहौल, अविश्वास के माहौल को विश्वास का माहौल कैसे बनाया जाए, इसके लिए अभी 3 दिन का ट्रूस हो गया है, उसको आगे, जिसका 2 हफ्ते के लिए काफी, उसकी प्रक्रिया तय करनी है कि ये सीज फायर, ट्रूस को सीज फायर में कन्वर्ट की जाए। हम ये सोचें कि कोई सार्थक परिणाम निकलेगा या इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा, वो असंभव है, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम है और दोनों अपना अधिकतम का बिंदु लेके आए हैं। लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए से पहले अभी तो एक दूसरे के बारे में उन बिंदु को लेकर समझित हो। इसके लिए पाकिस्तान मध्यस्थता उस रूप में नहीं करेगा, क्योंकि जब मध्यस्थ वर्ड यूज करते हैं तो मध्यस्थता करने वाले को कुछ ऑटोनॉमी होती है, वो एक दूसरे की साइड से छोटे मोटे निर्णय ले सकता है। तो पाकिस्तान का ये कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक मैसेंजर है। हाँ,
और लेकिन पाकिस्तान की भूमिका का अगर जिक्र हम सर करें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के फेवर में ही है। शुरू से ही हम देख रहे हैं उसकी सारी सोच, उसके सारे तरफ, उसकी सारी सहानुभूति ईरान के लिए नजर आ रही है। अभी हाल ही में खबर सामने आया कि इजरायल के पत्रकार तक को इस्लामाबाद टॉक में नहीं जाने दिया गया है। सीमा पत्रकार नहीं, पाकिस्तान के विदेश रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल कैंसर है, मानवता पे कलंक है, लेकिन अमेरिका को नहीं कहा। इजराइल के फेवर में नहीं है। इजराइल और ईरान में वो इजराइल के डेड अगेंस्ट में है, इजराइल को मान्यता भी नहीं दी है। और जब ये शुरू हुआ था 28 को, उस समय भी पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ईरान जब वेस्ट एशिया के कंट्री पे स्ट्राइक कर रहा था उसको भी कंडेम किया था, और इजराइल ने जो ईरान पे किया उसको, दोनों को कंडेम किया था पाकिस्तान ने। तो अमेरिका के पाकिस्तान दबाव में है और ईरान के फेवर में है। तो एक तरफ पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो अमेरिका से अलग नहीं हो सकता, और ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत पहले से शीत युद्ध के टाइम से ही अमेरिका का क्लाइंट स्टेट रहा है। जब अमेरिका पे 9/11 हुआ तो अमेरिका ने ये कहा कि ये आतंकवाद की लड़ाई में हमारा एक विश्वसनीय साथी है। तो पाकिस्तान अमेरिका के चंगुल में पहले से रहा है, और लेकिन ईरान के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि शिया मुस्लिम दुनिया में ईरान के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में है, 2 करोड़ के करीब हैं। तो अपने आवाम की इच्छा, आवाम की सहानुभूति के अगेंस्ट में पाकिस्तान नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, हम ज्यादा उम्मीद न पालें, क्योंकि जब हम उम्मीद पाल लेते हैं तो निराशा हो गए। तो इससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई बातचीत बहुत ज्यादा सार्थक होगी। हाँ, लेकिन अगर सीज फायर कंटिन्यू करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वो पर्याप्त है। और आगे की बातचीत कब होगी, कहाँ होगी, ये वो टाइम टेबल तय कर सकते हैं। वो टर्की इस्तांबुल में होगी, रियाद में होगी, या कायरा में होगी, कहीं भी हो, लेकिन उसके लिए सहमति बन सकती है। इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन दोनों देशों ने अपना हाई लेवल का डेलीगेशन भेजा है। अमेरिका ने 2015 के बाद पहली बार ईरान से बातचीत के लिए इतना उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। इसी तरह से उधर ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री हैं, वहाँ के स्पीकर हैं, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप थी उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन इस समय यही सर्वोच्च लीडरशिप, लेकिन सर दोनों साइड में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा है ईरान। लेकिन इस वार्ता में अगर हम देखें सर, इस वार्ता के लिए ईरान किस प्रकार से पहुंचा है? ईरान स्कूली बच्चियों के फोटोज लेकर के, उनके जूते लेकर के, कपड़े लेकर के प्लेन में रख करके और फिर ईरान पहुंचा। ईरान कुछ संदेश देना चाह रहा है, तो क्या माने अगर वो पुरानी बातें उठा करके, पुराने झूले उठा करके ईरान जा रहा है, तो क्या वाकई में एक नई शुरुआत हो सकती है इससे? सीमा, ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने 40 दिन तक खड़ा रहा, यही मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ईरान के पास न तो आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत था, न इतनी सैन्य शक्ति, लेकिन IRGC का सहयोग तो है सर वहाँ। IRGC की भी तो भूमिका ईरान में ही है। देखिए, IRGC है, लेकिन ईरान क्यों खड़ा हुआ, इसमें उसकी रणनीति है। एक सामान्यतः क्या होता है, वार के टाइम में होता है तो मिलिट्री लीडरशिप होती है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर होता है। ईरान ने वो रणनीति नहीं अपनाई, डिसेंट्रलाइज कर दिया, अपनी सेना के एक्शंस को भी डिसेंट्रलाइज कर दिया। दूसरा, ईरान ने रणनीति ये नहीं है कि मार धाड़ डायरेक्ट करो, वो एक घर्षण का युद्ध बना लिया, जिससे युद्ध लंबा चले, और लंबा चलने में अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा तो स्टैंड नहीं कर पाएगा। तीसरा, ईरान ने ये रणनीति अपनाई कि इस बार में अमेरिका को ज्यादा कॉस्टली बना दिया जाए। तो ईरान ने बहुत लेवल की टेक्नोलॉजी, छोटे हथियार यूज करके, और अमेरिका के मिलियन डॉलर के जो हथियार थे उनको बर्बाद किया। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव किया। तो ये रणनीति है, बिल्कुल। और इस पर से चर्चा भी करेंगे सर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंं। लेकिन यहाँ से अभी सीधे दर्शकों को उत्तराखंड के देहरादून लिए चलते हैं, जहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सबके भविष्य के निर्माण के लिए उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, इसका परिणाम हुआ है कि आज उत्तराखंड के अंदर पिछले
से भी अधिक नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग पहले भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते थे और भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार से होती थी इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे, किस प्रकार नकल को एक उद्योग बना दिया गया था भाइयों बहनों। लेकिन हमारी सरकार गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको नौकरी मिले, उनके करियर का निर्माण हो, इसके लिए नकल का सख्त कानून लागू किया। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसके अतिरिक्त के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो, उसको लेकर 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। भाइयों बहनों, के अतिरिक्त मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी अनेक कामों को आगाया जा रहा है। मेरे युवा साथियों, आप में से बहुत सारे युवा विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। आपको पारदर्शी के आधार पर नौकरी मिले, यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। बहनों, सुनिश्चित किया है कि कोई भी जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, उसको किसी भी प्रकार से कहीं बाहर न जाना पड़े। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सबके समक्ष एक घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी शैक्षिक स्मृति ब्लॉक की छत के ऊपर 2 नए अतिरिक्त कक्षाओं और तलों का निर्माण कराया जाएगा। मैं इसकी आप सबके लिए यहाँ पर घोषणा करता हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में पढ़ने वाले, डीएवी कॉलेज में पढ़ने वालों को और ज्यादा उनकी सुविधा हो। इसके अतिरिक्त बस हमें अपने विचारों में आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के बात को हमेशा याद रखना है, जिसमें वो कहते थे, उठो जागो और आगे बढ़ो, बिना मंजिल तक पहुंचे रुको मत। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके आप सभी न केवल अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प वही संकल्प पूरा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते और तमाम मार्गदर्शन करते नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर ले बंगाल चुनाव की। बंगाल में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज बंगाल में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएम के इस जनसभा को लेकर पूरी तैयारी है। तो पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी के चलते पीएम मोदी भी काफी रैलियां करते नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से भाजपा पक्ष में आए, इसके लिए पूरी कवायद करते दिख रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने 3 जिलों में जनसभा को संबोधित किया और पहले पीएम मोदी ने यहाँ आपको बता दें किया में रैली को संबोधित किया था और वहां उन्होंने जनता को विकास की 6 गारंटियां दी। जबकि आसनसोल में भी आपको बता दें टीएमसी के पापों का हिसाब लेने की चेतावनी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। वहीं बीरभूमि की रैली में भी उन्होंने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बंगाल की युवा शक्ति इस तरह की सरकार की विदाई तय करती हुई नजर आएगी और इसके बाद से लगातार ये तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी बीजेपी के द्वारा पुरजोर कवायद की गई थी। पिछले चुनावों में भी भाजपा ने पूरी कोशिश की थी कि किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके और यहाँ पर
भाजपा को लेकर के तस्वीरें उनके पक्ष बन सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुआ यही जो टीएमसी की चाहत थी और पिछले चुनावों में टीएमसी ने जीत दर्ज कराई। पिछले चुनावों में टीएमसी ने जब जीत दर्ज कराई उसके बाद से लगातार हर किसी के जहन में यह सवाल रहा और हर कोई यही जिक्र करता नजर आया कि भाजपा की लहर में भी पश्चिम बंगाल में सत्ता में जो काबिज हुई पार्टी वो थी टीएमसी। इस सब के बाद अब एक बार फिर 2026 में सत्ता से हटाने की बात टीएमसी की हो रही है। फिर चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर किसी के द्वारा यही बात कही जा रही है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर अमित शाह के द्वारा कही गई वो ये कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो मुख्यमंत्री जो होगा वो पश्चिम बंगाल का ही होगा, बंगाल का ही मुख्यमंत्री होगा, किसी और मूल का नहीं होगा। ये जनता को आश्वासन यहाँ पर दिलाया गया। यह आश्वासन ऐसे समय पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा। बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हाथ पैदा कर दिए गए और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है।
टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूमि है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं टॉप 10 अहम खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, सड़क पर खड़ी गाड़ी के टायरों पर चोरों ने किया हाथ साफ। सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के तार को काटने के बाद वारदात को दिया अंजाम। शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम, आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची को दरिंदगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाने के प्रभारी को मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भेजा नोटिस। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाइक चालक को मृत घोषित किया, महिला घायल। रायबरेली में पुलिस और अवैध गांजा तस्कर गैंग का किया भांडाफोड़, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 7 किलो गांजा, 100 ग्राम स्मैक बरामद। शाहजहांपुर में 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक का चला व्यापक पूर्ण निरीक्षण अभियान। नई सूची जारी होने के बाद जिले में कुल 4,17,000 मतदाताओं की संख्या कम। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, घटना के बाद किसानों में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कुशीनगर में पुलिस और राम कोला तेजाब कांड पर 10 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा, युवती और उसकी मां पर सोते समय फेंका गया था तेजाब। लखनऊ में टीकाकरण के दौरान आधा दर्जन बच्चे हुए बीमार, एक बच्चे की मौत के बाद गांव में मचा हड़कंप, पुलिस ने मामले में जांच की शुरू। कुशीनगर में संदिग्ध हालत में 5 साल की मासूम बच्ची को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने बच्ची की हालत देख करके जताई गंभीर चिंता, पुलिस जांच में जुटी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।